गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू। बोर्ड को अपने बारे में बताइए बिना अपनी व्यक्तिगत जानकारी दिए हुए। मेरा मैट्रिकुलेशन CH स्कूल दलसिंह सराय से हुई है और ग्रेजुएशन RV कॉलेज दलसिंह सराय से हुई है 2016 में। और जो LNM दरभंगा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है और मैं लगातार प्रिपरेशन कर रहा हूँ PSC। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि आपका 2016 में कंप्लीट हो गया था जी मैथ्स से BSc। जी। इसके बाद आपने क्या किया, कहीं कोई जॉब? जॉब नहीं, कोचिंग पढ़ाया मैंने तो लॉकडाउन तक, उसके बाद फिर कंप्लीशन की तैयारी की। तो आप जो कोचिंग पढ़ाते थे आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे या कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते थे? 11-12। 11-12 मैथ्स। जी ओके, तो 11-12 में आप क्या पढ़ाते थे मैथ्स में? कुछ चैप्टर के नाम आप बोल सकते हैं? जी, सेट थ्योरी, मैट्रिक्स, वेक्टर। ओके, ट्रिग्नोमेट्री ये सब भी पढ़ाया होगा जी। अगर कोई पढ़ना चाहे तो। जी बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाले कुछ फॉर्मूले मुझे बता सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्व। ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + sec स्क्वायर थीटा। सेट थ्योरी में जो सेट होता है उसका अगर कोई डेफिनेशन पूछे आपसे, कोई स्टूडेंट पूछे तो सेट किसे कहते हैं? सेट किसी वस्तु का वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ इक्वल सेट। जैसे कुछ एग्जांपल से? जैसे एग्जांपल से कह सकते हैं कि क्लासरूम, स्कूल। क्लासरूम या स्कूल में किसी एक को चुनने के लिए कहो तब सेट में आप किसको चुनना? दोनों। दोनों चुन सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ये मुझे बताइए कि एक बैग है, जी ठीक है, उसमें 5 बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है, 2 रेड बॉल है। मैं एक बार में 2 बॉल निकालती हूँ, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि मैं एक बार में जो 2 बॉल निकाल रही हूँ मुझे एक ग्रीन बॉल मिले और एक रेड बॉल मिले? इसकी प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हैं? आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं पेन और इसका। मैं फिर से प्रश्न रिपीट कर देती हूँ। एक बैग है जिसमें 5 बॉल हैं। जी। दो बॉल निकालना। 2 बॉल निकालना है, दोनों डिफरेंट कलर की। ओके। ये मुझे बताइए कि आप किस बुक से पढ़ाते हैं 11th-12th में? कुछ ऑथर का नाम बताइए। NCERT। NCERT। और भी इसके साथ में भी कुछ बुक्स चलती है, RD शर्मा ये जी, सब? आलोक है, हम्म KC सिन्हा। आप मुझे बताइए कि कुछ मैथमेटिशियंस का नाम बताइए, कुछ एंशियंट से और कुछ मॉडर्न टाइम से। एंशियंट से आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, एंड मॉडर्न से वशिष्ठ नारायण जी सर और KC सिन्हा सर। KC सिन्हा सर। तो मुझे बताइए KC सिन्हा सर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? वशिष्ठ नारायण का? वशिष्ठ नारायण का चक्रीय सदिश सिद्धांत में कंट्रीब्यूशन है। चलिए, अच्छा। आपकी हॉबी क्या है? अभी टीचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट। टीचिंग। मुझे एक बात बताइए कि अच्छे टीचर के क्या क्या गुण हैं? कोई 2 गुण बताइएगा जो आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा होने चाहिए एक अच्छे टीचर में। वो ईमानदार हो ईमानदार और टाइमिंग, डिसिप्लिन सबसे पहले रखेंगे उसको, देन हार्ड वर्किंग। आपने कहा कि आप 11th-12th को पढ़ाते हैं। एक पिक्चर आई है 12th फेल। जी सपोज कीजिए एक कंडीशन की एक आपका छात्र है, ठीक है, वो 12th में फेल हो जाता है, जी ठीक है, आप ही के सब्जेक्ट में फेल हो गया, आपने Yes, पढ़ाया था, 12th में फेल हो गया, ठीक है, उसको आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे? देखिए, फेल
अंतिम नहीं है। हम्म। तो आप अपनी कमी को पहचानिए और इम्प्रूव कीजिए। तो कहता है पढ़ाई छोड़ देंगे। नहीं, उसे समझा के लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो जाके लाया जा सकता है। चलिए, अच्छी बात है। AAO का फुल फॉर्म क्या होता है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। अच्छा, ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि ऑडिट से संबंधित कार्य किए जाते होंगे। यस सर। तो किसी संस्था में ऑडिट क्यों किया जाता है, उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं? आप कोई 4 लाभ बताएं। पहला तो किसी संस्था में वित्तीय अनियमितता है तो उसको दूर किया जा सकता है। उसके जवाबदेही, जैसे जो अकाउंटिंग के काम करते हैं, अकाउंट्स, तो उनमें अगर वो सॉरी सर, सोचिए और क्या लाभ हो सकता है ऑडिटिंग का? और उनकी जवाबदेही बढ़ सकती है। ठीक है। और तीसरा कि काम की एफिशिएंसी ठीक होगी। जिस विभाग में काम है तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। अच्छा, एक टर्म आता है एक्सटर्नल ऑडिट, एक टर्म आता है इंटरनल ऑडिट, एक टर्म आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये तीनों के बारे में आप बताइए एक एक लाइन में कि ये क्या क्या होता है। इस संस्था में इंटरनल ऑडिट को अपॉइंट ही किया जाता है। अगर किसी संस्था के खुद संस्था के द्वारा नियुक्त मेंबर अगर उसको ऑडिट करते हैं तो इंटरनल ऑडिट है, और यदि किसी बाहरी एजेंसी या संस्था से किसी को बुलवा कर उसका ऑडिट किया जाए तो ये एक्सटर्नल ऑडिट है। और स्टैट्यूटरी ऑडिट? सॉरी सर, उसके बारे में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। अच्छा, आपने बताया कि इंटरनल ऑडिट संस्था के लोग ही कर सकते हैं, तो ये कैसे लोग होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशंस जो ऑडिटिंग के क्वालिफिकेशंस के बराबर होते हैं, जैसे वो मैथ से ग्रेजुएट हो, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हो, बीकॉम के फील्ड के लोग हो, ये लोग इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? श्योर नहीं पता, बस आई गेस कि अनुमंडल या डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। मान लीजिए कि आपको जिला में पोस्टिंग हो जाती है, आपको स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ऑडिट करने जाना होता है, तो स्वास्थ्य विभाग में आप क्या देखेंगे ऑडिट के लिए? कि स्वास्थ्य विभाग को जो पैसा एलोकेट किया गया है तो वो उसी मद पे खर्च हुआ है कि नहीं, ये एक हो गया। दूसरा? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक, कोई बात नहीं है। आपने मैथ से ऑनर्स किया है और अभी ऑडिटर का, असिस्टेंट ऑडिट अफसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरव्यू देने जाने हैं। आप बताइए कि मैथ का यूज ऑडिट में हो सकता है तो कैसे हो सकता है? मैथ एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है और डाटा का एनालिसिस अच्छी तरीके से सिखाया जाता है, तो एनालिसिस करके इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज हम कर सकते हैं सैम्पलिंग विधि। अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें सैंपल के थ्रू हम कलेक्ट करके उसका ऑडिटिंग कर सकते हैं। और कैलकुलेशन तो इसका रहता है तो त्रुटि को जल्दी पकड़ा जा सकता है डाटा। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, एक ऑडिटर में 5 ऐसी क्वालिटी क्या होनी चाहिए जिससे पता चले कि वे एक वेल क्वालिफाइड ऑडिटर हैं? स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक, पहला तो सर ईमानदार होना चाहिए, एक ईमानदार, स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र होना, कार्यकुशल होना चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए। ठीक है। पेशेंस हो उसको, पेशेंस हो उसको लेखा अकाउंटिंग की जानकारी होनी चाहिए। मेन तो यही होगा। जब तक जानकारी नहीं होगी, वो ईमानदार होंगे, उनको रूल पता नहीं होगा, अकाउंटिंग कैसे करेंगे? जी सर, करेक्ट। बताइए, अभी हाल ही में बिहार में इन्वेस्टर समिट हुआ था, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बिहार में उद्योग लगाने का परिवेश है, ऐसा माहौल है, व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल। क्या से व्यवस्था बहुत सारी बदली है, जैसे बहुत सारे नियम में चेंजिंग किया गया है। तो उसके थ्रू इन्वेस्टर को
कम कीमत पर और लैंड मुहैया कराया जाएगा। प्लस कई तरीके की सब्सिडी है, जैसे बिजली में सब्सिडी है और सरकार इन्वेस्ट करने पर कुछ सब्सिडी उसमें भी देती है। अच्छा ये बताइए कि हम ये सब्सिडाइज करके अपने इकोनॉमी को कब तक बढ़ाते रहेंगे? जब तक इन्वेस्टर को हम प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक वो पहल नहीं करेंगे, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ जो रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल ना हो जाए, तब तक तो आई थिंक देना पड़ेगा। अच्छा, और ये मेक इन इंडिया का नाम सुने हैं? जी, क्या है ये? मेक इन इंडिया की इंडिया में ही जो सामान है वो प्रोडक्ट इंडिया में ही। क्या इंडिया का मतलब? जो चीज़ हम यूज करते हैं, चाहे वो रक्षा क्षेत्र में हो, कृषि में हो या अदर फील्ड में हो, ऑटोमोबाइल, तो वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर उसका किया जाए। इसका लाभ रोजगार में मिलेगा, हमको रोजगार जनरेट होगा। अच्छा, चाइना का इकोनॉमिक मॉडल क्या था पता है? सॉरी सर। चाइना भारत से कैसे आगे बढ़ गया? चाइना भारत से आगे कह सकते हैं कि पॉलिसी के कारण बढ़ा है। क्या पॉलिसी था? उसकी पॉलिसी सॉरी से रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, मिशन दक्ष का नाम सुने हैं? जी। क्या है ये? मिशन दक्ष बिहार सरकार द्वारा एक मिशन लाया गया है जो कमज़ोर बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास के थ्रू उसको दक्ष बनाया जा सके। तो क्या लग रहा है इससे बच्चा को जो कमज़ोर है उसको सुधार आएगा? बिल्कुल। अच्छा, बच्चा जो इतना कमज़ोर है इसका क्या सब कारण हो सकता है? इसका कारण हो सकता है कि उसके परिवेश वैसा नहीं मिला हो, उसका माहौल और टीचिंग स्टाइल। आप भी टीचिंग किए हैं लंबे समय तक, तो कैसे पता लगता है कि कौन बच्चा को मतलब क्या चल सकता है, वो माहौल देना चाहिए या फिर टीचर अच्छा होना चाहिए, कैसे पता लगाएंगे? पहला तो बच्चा जागरूक होना चाहिए। बच्चा जागरूक भी है और उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो कह सकते हैं कि उस पर अगर काम किया जाए तो उसको जल्दी दक्ष बनाया जा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम नाम सुने होंगे? यस। क्या है ये? G20 सबमिट हुआ तो उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। हालांकि भारत की प्रवृत्ति ही रही है वसुधैव कुटुंबकम। क्या होता है, क्या प्रवृत्ति होता है? कि पूरी दुनिया जो है वो एक है, मतलब इस सेंस में कि अलगाव नहीं है और सब भाई भाई हैं। तो भारत जो वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, विरासत भी भारत के पास है, तो भारत में क्या लग रहा है, सब लोग मिलजुल रह रहे हैं या फिर कुछ अलगाव भी नज़र आ रहा है? कि मिलजुल के ही रह रहे हैं, लेकिन हर समाज में कुछ वैसे एलिमेंट हैं जो विभाजन का काम करते हैं। कौन लोग है विभाजन काम कर रहा है? कह सकते हैं ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। तो जो लोग है विभाजन, आपको लग रहा है जो आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर कुछ लोग विभाजन का काम करते होंगे? जी बिल्कुल। कौन लोग है वो सब? पार्टिकुलरली तो वो कोई संस्था नहीं है, वो इंडिविजुअल लोग हैं। किस प्रकार विभाजन करने का काम करता है? विभाजन इस रूप में नहीं कि देश विभाजन, वो विभाजन इस रूप में करते हैं कि सहयोगात्मक नहीं, संयोग करके आगे बढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, आपने अभी कहा कि सहयोग करके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, और आपने भाईचारे की बात की। क्या भाईचारे के से संबंधित कोई टर्म आपके प्रियम्बल में लिखा है? यस मैम। बता सकते हैं आप? सॉरी मैम, यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी, यस। यही कॉमन ब्रदरहुड होता है। ये मुझे बताइए कि यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है, मैं 3 ऑप्शन दे रही हूँ, इसमें किस में आता होगा? फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या आपकी फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज में वह अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि आपके ही स्टेट की डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि मंदिर पे पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए, इसके बदले में
हॉस्पिटल खोलना चाहिए। यस, तो आप इस स्टेटमेंट को किस दृष्टि से देखते हैं? ये राजनीतिक दृष्टि में राजनीतिक स्टेटमेंट है। अच्छा ठीक है, एक मंदिर बन रहा है, यस, भूल जाइए कोई भी मंदिर बन रहा हो, Yes. कोई भी बजट बन रहा हो, इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या इससे हमारे देश को कोई लाभ पहुंच सकता है किसी भी बिल्कुल दृष्टि लाभ से? पहुंच सकता है। हम्म, रोजगार जनरेट होगा जी। और पर्यटन के लेके बहुत बेनिफिट होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। पर्यटन की बात जब उठी है तो देखा होगा कि लक्षद्वीप में पर्यटन के टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। यस, वैसे ही लक्षद्वीप में जो काम चल रहा है, वैसे निकोबार प्रोजेक्ट भी है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे हैं। तभी कोई टूरिस्ट का काम होता है या टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम होता है या डेवलपमेंट का काम होता है। देखते हैं कि जो आपके इन्वायरमेंट है उसको बहुत क्षति पहुँचती है। यस, अगर मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चुनना है या फिर आपको इकोलॉजिकल डेवलपमेंट चुनना है, आप किससे चुनेंगे? मैं तो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट वही करूँगा, बट हालांकि मैं संतुलन, दोनों का संतुलन बना के काम करना चाहूँगा। ठीक है, इकोनॉमिक के साथ इकोलॉजिकल। इकोनॉमिक के साथ इकोलॉजिकल। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि आपकी नज़र में आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? अभी तक की सबसे बड़ी आपकी लाइफ की अचीवमेंट क्या है? साझेदारी। किस चीज़ में? साझेदारी इस रूप में है कि मैं एक NGO चलाता हूँ जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसका नाम है अंजुमन इस्लामिया। तो उसमें गरीब बच्चे को फ्री क्लास दिया जाता है। अच्छा, फ्री क्लास से रिलेटेड है। चलिए बहुत अच्छा कार्य है आपका। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।